मुझे पता चला कि जो कंपनीज आती हैं यहाँ पे वो सभी फर्स्ट डिवीज़न मांगते हैं सारे एग्ज़ाम्स में, 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी। उन्होंने मजाक मजाक में ही बोल दिया है कि बीटेक कंप्लीट कर लियो ना, अब तो 50,000 का जॉब लग ही जाना चाहिए। वो बात ना मेरे दिल को छू गई। कैसे मैं उन लोगों को फेस करूँगा, अपने दोस्तों को कैसे फेस करूँगा जब वो पूछेंगे कि 8 लाख रुपए लगा के तुमने क्या लेकर आए हो वापस वहाँ से कॉलेज से। ट्रेन में जब था तो बस एक ही थॉट चल रहा था कि एक बार खाली हाथ घर आए हो, दोबारा खाली हाथ नहीं आना। या तो जॉब के साथ आना है या तो फिर वापस तुमको दिल्ली में रहना, कुछ भी करना है। मेरा जो टारगेट था 4600 ग्रेड पे का पोस्ट, जिसमें कि जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 65,000 होती है। तो आमतौर पर लोगों को यही लगता है कि एक ऐसा लड़का जो कि 15-20 हज़ार के प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकता, उसके लिए सरकारी नौकरी देखने का सपना भी एक पाप है। बट ऐसा नहीं है। मैं इस बात को इसलिए इतने दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इसका जीता जाता उदाहरण हूँ। हेलो, मेरा नाम गोल्डन कुमार है और मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं आपको आज अपने गवर्नमेंट स्कूल से लेकर के गवर्नमेंट ऑफिसर बनने तक के सफ़र को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और साथ में मैं अपने लाइफ के 2 ऐसे इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँगा जिसने मेरे लाइफ को चेंज किया है। मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगा, अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो आप कैसे तैयारी कर सकते हो कि एक अटेम्प्ट में ही आप इस सरकारी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो मैं रांची के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ और बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का एक पहले फार्मर थे, बट बाद में उन्होंने एक फ़ोटोकॉपी की दुकान खोली और हमारा एक रांची में एक कमरा लिया था किराए पे, और उसी में मैं, मेरे मम्मी-पापा और मेरे छोटे भाई-बहन रहा करते थे। और वहीं से हमारे स्ट्रगल की कहानी शुरू हुई। और हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो हम सभी भाई-बहन को सरकारी स्कूल में दाखिला हुआ और वहीं से हमारी पढ़ाई हुई। मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। मैं फेल भी हुआ करता था बहुत सारे सब्जेक्ट में और अपने रिजल्ट्स को अपने पेरेंट्स से हाइड करके भी बताता कि मैं पास हो गया हूँ किसी तरह से। और मेरा जो ज़्यादा ध्यान होता था वो खेलने कूदने में, लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल घूमने में, ऐसे ही मेरा बीतता था। बट मेरा जो लाइफ में चेंज हुआ पहला पॉइंट वो 9th क्लास में हुआ। पहला इंसिडेंट जिसने मेरे लाइफ को चेंज किया, और वो ये था कि मेरे क्लास में कुछ बच्चे थे जो कि टॉपर्स के कैटेगरी में थे, जिनके मार्क्स अच्छे आते थे। तो मैं उनके साथ घुलना मिलना चाहता था। मैं सोचता था कि अगर उनके साथ रहूँगा तो मेरा भी मार्क्स थोड़ा-सा इम्प्रूव हो जाएगा। बट उसी में से एक लड़के ने मेरे पे भद्दा कमेंट कर दिया, मेरे लुक्स पे, मेरे कपड़ों पे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने कुछ बोला तो नहीं उस टाइम पे, पर मन ही मन डिसाइड किया कि इस लड़के को मैं 10th बोर्ड में इससे ज़्यादा मार्क्स लाऊँगा और इसे हरा कर दिखाऊँगा, और जो मेरा अपमान इसने किया है उसका बदला मैं अपने रिज़ल्ट से इसको दूँगा। अब मैंने टक्कर तो ले ही लिया था टॉपर से, अब मुझे क्या करना था? उसके लिए मुझे मेहनत करनी थी। मैं लग गया मेहनत करने के लिए। मेरे दिमाग में बस यही चलता था कि मुझे उस लड़के से ज़्यादा मार्क्स लाना है किसी भी हालत में। मेहनत करने लगा। मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने उस लड़के का नाम लिख दिया और वही मेरे मोटिवेशन का सोर्स था। 10th का फर्स्ट टर्म हुआ, मेरा मार्क्स उससे उसके बहुत नीचे था। सेकंड टर्म हुआ, मेरा मार्क्स उससे थोड़ा-सा पास आया। जब थर्ड टर्म आया तो मेरा मार्क्स उसके पास आ गया, लेकिन अभी भी बोर्ड एग्ज़ाम बाकी था और मेरे में हिम्मत थी कि मैं इसको ज़रूर हराऊँगा। और फाइनली जब बोर्ड का रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं एक तो स्कूल में थर्ड टॉपर आया था और साथ में मैं उस लड़के से मेरा मार्क्स ज़्यादा आया था। तो मुझे यहाँ से एक सीख मिली ये, कि आपका लाइफ तो एक मोमेंट में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एक मोमेंट में लिया हुआ डिसीजन आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। अब किसी तरह से मेरा 10th हो गया, अच्छा कर गया। अब क्या, अब 12th की बारी है। मेरा परसेंटेज अच्छा आया था, 86% लाया था उस टाइम पे। बिलो एवरेज स्टूडेंट होकर भी मैंने मेहनत करके 86% लाया। अब मेरा मन था कि मैं किसी डीएवी वगैरह स्कूल में अपना दाखिला करवाऊँ, बट घर की फाइनेंशियली कंडीशन जो थी वो मेरे को ये अलाउ नहीं कर रहा था, और फिर से मैंने एक सरकारी कॉलेज में ही मेरा दाखिला हुआ और रांची कॉलेज रांची में मैंने अपना एडमिशन करवाया। मेरे फैमिली में कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, तो मैं अपने दोस्तों को ही फॉलो करता था, जो लोग वो करते थे वो मैं करता था। 12th में मेरा एग्ज़ाम हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, बट मेरा जो रिज़ल्ट आया सेकंड डिवीज़न आया। मुझे सेकंड डिवीज़न मिला। मेरे आस-पास के सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक मेहनती लड़का है, इसका मार्क्स अच्छा आएगा, या तो ये कॉलेज में टॉप करेगा या तो कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो ज़रूर आएगा, बट मैं सेकंड डिवीज़न आया था। मैं वहाँ पे टूट-सा गया था। मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट दोस्तों ने ही सजेस्ट किया कि बीटेक कर लेते हैं। बीटेक के बाद ऐसा होता है कि
बीटेक के 4th ईयर के बाद आपको 20-25 हज़ार की नौकरी तो आराम से लग ही जाती है और कैंपस से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो बीटेक के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? पापा ने 2 ऑप्शन दिए थे कि या तो ज़मीन बेच देता हूँ या तो एजुकेशन लोन लेता हूँ। तो मैंने पापा बोला कि पहला ऑप्शन तो नहीं, पहले आप एजुकेशन लोन के लिए पूछ लीजिए। और जब बैंक में गए तो एजुकेशन लोन हमें मिल गया था, बट 8 लाख का एजुकेशन लोन लेना पड़ा था उस टाइम पे। और ये बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए, हमारे पूरे फैमिली के लिए। तो बट ये उम्मीद थी कि चलो ठीक है, 4th ईयर के बाद मेरा जॉब लग जाएगा, तो हम और पापा मिल करके एजुकेशन लोन भर देंगे धीरे-धीरे करके। अब एक टर्निंग पॉइंट आया मेरे लाइफ में, वो था 4th ईयर में। एक झटका लगा, बहुत बड़ा झटका। वो क्या था कि मुझे तो लग रहा था कि चलो अब 4th ईयर आ गया, अब कॉलेज में कैंपस आएँगे, बहुत बड़ी कंपनीज़ आएगी और मुझे प्लेस करके ले जाएगी उठा करके, कुछ जॉब लग जाएगा। बट मुझे पता चला कि जो कंपनीज़ आती हैं यहाँ पे, वो सभी फर्स्ट डिवीज़न माँगते हैं सारे एग्ज़ाम्स में, 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, और मेरा 12th में था 2nd डिवीज़न। मैंने जब ये खबर सुनी तो मेरे पैरों से तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा कि अब क्या होगा मेरा? अब मैं कैसे जॉब लूँगा? अब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगा? मैं कैसे खाली हाथ अपने घर जाऊँगा? मैं क्या दिखाऊँगा अपने मुँह अपने फैमिली फैमिली को? पर कोई बात नहीं, उस टाइम पे सभी लोग अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग कोट ले रहे थे, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे और मैं अपने रूम में कॉलेज के हॉस्टल में बस दुबक के एक जगह बैठा हुआ था कि कोई मेरे से पूछ ना ले कि तुम्हारा कौन-सा प्लेसमेंट हुआ है, कौन-सी कंपनी में हुआ है। मैं लोगों से ज़्यादा मिलता नहीं था 4th ईयर में, इसी डर से कि कोई कुछ पूछ ना ले। और मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मेरा 2nd डिवीज़न आया है उस टाइम तक। सिर्फ़ मेरे रूममेट को पता था और किसी को नहीं पता था। एक दिन बहुत उदास, बहुत डिप्रेस्ड होकर के मैं निकल गया घर से। घर से नहीं, अपने कॉलेज से निकल गया और मैंने सोचा कि मैं कॉलेज तभी वापस आऊँगा जब मेरे मन में ये लक्ष्य होगा कि मुझे आगे क्या करना है? कौन-सा तरीका है जिससे कि मैं एक जॉब ले सकता हूँ? मेरे आँखों में सिर्फ़ आँसू थे। मैं सोचता चला जा रहा था, सारी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही थी। एजुकेशन लोन, घर की स्थिति, यहाँ पे 4 साल मैंने जो टाइम दिया, बहुत सारी चीज़ें। और मैं सिर्फ़ रो रहा था और सोच रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। गया बाहर में, थोड़ा-सा सोचा कि क्या करना चाहिए, तो मेरे पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन आ रहा था, वो था गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई परसेंटेज का बैरियर नहीं होता है कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए सिलेक्शन के लिए। आपके मेरिट के बेसिस पे और आपका जो रिज़ल्ट होता है, उसी के बेसिस पे आपको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो सरकारी नौकरी ही करना है, करते हैं, मेहनत करेंगे, हो जाएगा। पर ये फिक्स नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी में भी कौन-सी सरकारी नौकरी करनी है। मेरे दिमाग में सारा एग्ज़ाम आ रहा था, आईएएस, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, जूनियर इंजीनियर, हेड कांस्टेबल, बहुत सारे एग्ज़ाम्स। मैं कन्फ्यूज़ था कौन सी तैयारी करनी चाहिए। अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ था, बट मैं कुछ-कुछ तैयारी कर रहा था, जो भी फॉर्म्स आते थे मैं उसको भरता था, बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अब टाइम आ गया वापस घर जाने का। कॉलेज कंप्लीट हो गया 2015 में, अब वापस घर जाना है। सब लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेटर था, किसी कॉलेज का, किसी बड़े कंपनी का। सब लोग अपने घर खुशी-खुशी जा रहे थे कुब लेकिन मैं अपने घर खाली हाथ जा रहा था। तो घर जाते समय मैं बहुत ज़्यादा निराश था, दुखी था कि कैसे मैं उन लोगों को फेस करूँगा, अपने दोस्तों को कैसे फेस करूँगा जब वो पूछेंगे कि 8 लाख रुपए लगा के तुमने क्या लेकर आए हो वापस वहाँ से कॉलेज से। लेकिन घर तो जाना ही था, घर गया, इतना डेस्परेशन था जॉब लेने की कि मैं कोई भी जो एग्ज़ाम होते थे जो जिसको मैं एलिजिबल था जिसके लिए, जिसको मैं भर सकता था, सभी के फॉर्म मैंने भरा। बैंक हो, रेलवे हो, जो भी एग्ज़ाम हो सकता है, मैंने सभी एग्ज़ाम दिए, लगभग 30-40 एग्ज़ाम दिए, बट सब में एक-एक करके फेल होता गया। घर पे 5-6 महीने रहा था, खुद से सेल्फ प्रिपेयर करता था, बट कोई भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अब मुझे धीरे-धीरे लगने लगा था शायद मैंने सरकारी नौकरी का जो ऑप्शन लिया वो गलत लिया है, ये नहीं हो सकता। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे स्विच करना चाहिए, अब मुझे फैमिली में अपने पापा का हेल्प हाथ बटाना चाहिए और अपने बिज़नेस को ही आगे ले जाना चाहिए। मैंने मन भी बना लिया था, कुछ दिन मैं साथ में गया पापा के दुकान, बट वहीं पे पास में ही एक अंकल थे, जो दूसरा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जिसने मेरे लाइफ़ को चेंज किया, वो था कि वहीं पास में मेरे अंकल, उनका भी शॉप था। उन्होंने बोला कि उन्होंने मज़ाक-मज़ाक में ही बोल दिया है कि बीटेक कंप्लीट कर लिए हो ना, अब तो 50,000 का जॉब लग ही जाना चाहिए। वो बात ना मेरे दिल को छू गई, एकदम दिल को चीरते हुए पार हो गई। मैंने मन बना के आया था कि मैं अब चलो बिज़नेस करूँगा, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अब 50,000 की जॉब तो तुम्हें लग ही जाएगी। मैंने भी उनको बोल दिया कि हाँ, लग जाएगी अंकल। उसी टाइम मैंने अपने दुकान से अपना साइकिल उठाया, उस टाइम पे साइकिल नहीं चलाता था। घर गया, मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि 50,000 की जॉब तो लग ही जाएगी, बीटेक कर लिए हो तो। वो
मेरे मन से वो बात जा नहीं रही थी। मैं घर गया, मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलने वाला है, मुझे सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना पड़ेगा और उसका अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, तभी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है। मैंने अपने मम्मी-पापा को बुलाया मैंने बोला कि मुझे 1 साल का आप टाइम दो और मैं 1 साल के बाद आपके हाथों में अपॉइंटमेंट लेटर ला कर दूँगा गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन इसके लिए मुझे दिल्ली जाना होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कोचिंग नहीं है जहाँ पे मैं पढ़ सकूँ और मेरी अच्छी तैयारी हो पाएगी। उन्होंने किसी तरह से मुझे बोला कि ठीक है तुम जाओ। उनके मन में बहुत सारे फ़ियर्स भी थे कि जाएगा, पहले तो बर्बाद कर ही चुका 8 लाख पैसा, अभी और जाएगा 10,000 रुपए महीने दिल्ली में भी लगेंगे, वहाँ भी लगता है पैसा बर्बाद करके ही आएगा। बट बेटा तो बेटा होता है। उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है जाओ, हम पैसा भेज देंगे। दिल्ली आया, ट्रेन में जब था तो बस एक ही थॉट चल रहा था कि एक बार खाली हाथ घर आए हो, दोबारा खाली हाथ नहीं आना। या तो जॉब के साथ आना है या तो फिर वापस तुमको दिल्ली में रहना, कुछ भी करना है, लेकिन खाली हाथ घर पे नहीं आना है। दिल्ली आ गया, कमर कस चुका था कि अब बस मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे एसएससी सीजीएल क्रैक करना है। आते ही यहाँ पे एक कमरा लिया जिसमें 4 लोग हम लोग रहते थे, साथ में तैयारी करते थे और साथ में ही मैंने तुरंत कोचिंग ज्वाइन कर लिया, पास में ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया और दिल्ली आने के बाद मुझे सिर्फ 3 जगह पता था और वो था मेरा कमरा, मेरा लाइब्रेरी एंड मेरी कोचिंग, बस यही था। दिल्ली में मेरा जो दिनचर्या होता था कि मैं सुबह उठता था, सुबह उठ के मेरा हैबिट था कि मैं अपने हेल्थ पे ध्यान देता था। आधे घंटे के लिए मैं 15 मिनट एक्सरसाइज करता था और 15 मिनट मेडिटेशन करता था, जो कि मुझे अपने प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करता था, मेंटली काम रिलैक्स रहने के लिए। उसके बाद 9 बजे से मेरी कोचिंग होती थी, 9 से 1 कोचिंग जाता था। कोचिंग से आने के बाद मैंने मेस जॉइन कर लिया था, मेस में खाना खा करके कुछ देर रेस्ट करके वापस 3-4 बजे से लाइब्रेरी आ जाता था और रात को 12-1 बजे तक वापस मैं अपने रूम जाता था और मेरा यही था डेली का रूटीन, हर दिन लगभग यही 5-6 महीने तक। मैं फरवरी 2016 में दिल्ली आया था और मेरा जो एग्ज़ाम था अगस्त में था, मुझे 5 महीने का टाइम मिला था अपने एग्ज़ाम के लिए और मन में तो बहुत सारे फ़ियर्स आते हैं, जब आप प्रिपरेशन करते रहते हो तो आपको लगता है कि होगा कि नहीं होगा, बट हमेशा अपने आप को मोटिवेट करता था कि नहीं होगा, अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा? अगर बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। इसलिए मैं मोटिवेट करके आगे बढ़ता गया, कंसिस्टेंट होकर के मेहनत करता गया। प्री में जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरे मार्क्स अच्छे आए। मेरा 200 में से 158 मार्क्स आए, जो कि अच्छे मार्क्स था। उसके बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने लगा। दिसंबर में मेंस हुआ, मेंस के लिए भी खूब मेहनत किया, अच्छे से प्रिपरेशन किया, बट मेंस में मेरा मैथ्स का पेपर खराब चला गया। मुझे एग्ज़ाम हॉल में ही लगने लगा कि इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है, एक बार और देना पड़ेगा। बहुत सारी बातें फिर से वही चलने लगी कि फिर से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से सब चीज़ें करनी पड़ेगी। बट मेरा मार्क्स इतना आ गया कि वो बाउंड्री लाइन पे था, मुझे पता नहीं था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव उसके बाद पेपर हुआ, डिस्क्रिप्टिव भी मैंने पेपर दिया मेहनत करके, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अब था टाइम रिजल्ट का वेट करने का, 2 महीने बाकी रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिजल्ट आने का, 2 महीने। वो वाला टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लग रहा था मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरा मार्क्स था बाउंड्री लाइन पे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट उसके साथ में मैं आगे वाले सीजीएल का भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इसमें नहीं होगा तो कम से कम आगे के लिए मैं तैयार करता रहूँगा अपने आप को। रिजल्ट आया, अगस्त का ही टाइम था 2017। बहुत सुबह में अनाउंस हो गया था एसएससी की वेबसाइट पे कि रिजल्ट आने वाला है आज ही, बट जो रिजल्ट आई रात को 7 बजे के आसपास आई। रिजल्ट 7 बजे आया, मैं दिन भर तक कुछ नहीं खाया था, बस मेरा ध्यान था वेबसाइट पे ही था कि कब रिजल्ट आया, मैं रिजल्ट देखूँ। शाम तक रिजल्ट जब नहीं आया तो वापस मैं लाइब्रेरी में चला गया था। फिर अचानक से मेरे दोस्त का कॉल आता है कि गोल्डन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, अकाउंटेंट का पोस्ट मिला है। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे सर पे एक पहाड़ सा जो रखा हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट का, वो एकदम हल्का हो गया, किसी ने उसको उठा लिया और मैं एकदम हल्का रिलैक्स फील कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, मेरे आँखों में आँसू थे। मैंने पापा को बताया, पापा सिलेक्शन हो गया अकाउंटेंट के पोस्ट पे। पापा भी भावुक हो गए, उन्होंने मुझे शाबाशी दी और बोले कि मुझे पता था कि तुम कर सकते हो। घर वालों को पता चला, सब लोग खुश थे, सब लोगों ने फ़ोन किया। पर मैंने पापा को वादा किया कि पापा नहीं, मुझे और थोड़ा पढ़ना है, मैं आगे वाले जॉब के लिए भी मतलब आगे वाले एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि और अच्छी पोस्ट मिल सके। पापा ने बोला ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्ज़ी वैसा करो, कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ महीनों के बाद मेरी जॉइनिंग आती है। मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि जब मेरी पहली सैलरी आएगी, उससे मैं अपने पूरे फैमिली को गिफ्ट दूँगा। जब मेरी पहली सैलरी आई,
मैं पूरे फैमिली, मेरे चाचा, फूआ, चाची, पापा, मम्मी, भाई-बहन सबके लिए गिफ्ट ले गया। मेरी पूरी सैलरी मैंने उनको गिफ्ट दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरा वो ड्रीम के जैसा था वो दिन। उसके बाद फिर मुझे बार-बार वो बात याद आती थी जो अंकल ने बोला था कि 50,000 वाली जॉब तो कर ही लोगे, बट जो मेरी अकाउंटेंट की जॉब लगी थी उसकी जो सैलरी थी 35,000 थी। 35,000 इन हैंड सैलरी। तो मुझे वो बात हमेशा खाती थी कि नहीं 50,000 वाला तो नहीं लगा है, अभी तुम्हें कंटिन्यू करना है। तो मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करता रहा और मेरा जो टारगेट था 4600 ग्रेड पे का पोस्ट, जिसमें कि जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 65,000 होती है। तो मैं प्रिपरेशन करता गया साथ में, जॉब के साथ भी थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर करता गया और कोर्ट केस में भी वो फँसा था 2017 वाला जो सीजीएल था, काफ़ी लंबा टाइम लगा। लेकिन फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट मिल गया था और मैंने वो भी अपना सपना पूरा किया कि मैं 50,000 वाली सैलरी वाली जॉब लूँगा। इसी तरह से मेरा जॉब अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फैमिली की कंडीशन भी अच्छी हो गई। फैमिली में पापा को कुछ हेल्प भी कर पा रहा था, अपने घर को भी बना लिया था। सब चीज़ सही चल रहा था, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, लोगों को गाइड किया, बहुत लोगों को उससे हेल्प भी हुआ है, बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि बहुत आपके वीडियो से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये तो मेरी जर्नी हो गई गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट ऑफिसर तक का। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे सीखा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि अगर आप भी एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप भी इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। उनमें सबसे पहला टिप है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि सबसे पहले आपको एक अपना लक्ष्य बनाना है, गोल बनाना है, एक निश्चित लक्ष्य। जब तक आपके पास गोल नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि कहाँ जाना है, आप सिर्फ भटकते रहोगे। मैंने वही गलती की थी पहले 6 महीने, सभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता था, बट किसी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे ये जॉब में सिलेक्शन लेना है, तो मेरा वो सिलेक्शन हो गया। मैंने अपने लिए एक अफ़र्मेशन बना लिया था कि आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, जब भी मेरे पास टाइम होता था, मैं अपने आप को बोलता था आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई विल डू इट फॉर माय फैमिली, आई विल वर्क हार्ड फॉर इट। मैं हमेशा इसको रिपीट करता रहता था। ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहता था और मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता था। तो पहला ये टिप्स है आपके लिए। दूसरा टिप्स है कि आपको हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क तो करते हैं बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। 4-5 दिन हार्ड वर्क करते हैं, 2-3 दिन के लिए फिर गायब। आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ता है, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। आपको कंपाउंड इफेक्ट के रूप में आपका रिजल्ट मिलता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई काम का नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बट 5-6 महीने के बाद आपका अचानक से कर्व ऊपर की ओर होगा और आपको रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। तो हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी। तीसरा है कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो 100% जिस कोचिंग में जाते हो 100% अपने टीचर को फॉलो करो, क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। वो जो बताएं आपको वो फॉलो करना है, जो बुक्स बताएं आपको वो फॉलो करना है और मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन करना है। कम से कम बुक्स रखें और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप रिवीजन करें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो था मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको अपनी गलतियां नहीं पता चलेगी। आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट लगाए थे। प्री एग्ज़ाम से पहले कम से कम 150 मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे और जितने भी मॉक टेस्ट देता था उससे मैं कुछ सीखने की कोशिश करता था, अपनी गलतियों को सीखता था कि कहाँ मेरी गलतियाँ और उसको सुधारता था। और उसके बाद फाइनल टिप्स है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपको गिव अप नहीं करना है। जर्नी में आपको हमेशा बीच में ऐसा लगेगा कि मेरे से नहीं होगा। जब आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कमेंगे तो आपको लगेगा मेरे बस की बात नहीं है। कभी आपको ऐसा लगेगा कि लाखों स्टूडेंट इसमें कम्पीट कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? बट आपको गिव अप नहीं करना, लास्ट तक फाइट करना है। अगर आप लास्ट तक फाइट करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और फाइनली मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो मैंने बुक से सीखा है कि यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। जो आप सोचते हो ना ज़्यादा टाइम तक, आप वही बन जाते हो। मैंने सोचा था कि मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है और इस थॉट्स को मैंने इतने बार अपने आप में चलाया था, अपने मन में चलाया था कि आज मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ। तो इसी तरह मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो बनना चाहते हो उसके बारे में सोचो, उसके बारे में विजुअलाइज़ करो और आप एक दिन वो ज़रूर बनोगे। तो लास्ट में मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना गोल डिसाइड करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपका गोल क्या है और आप क्यों बनना चाहते हो। क्योंकि मेरा जो गोल था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर था और मेरा पर्पस था कि मैं अपने फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, अपने फैमिली के लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ। तो आपका क्या गोल है और आप क्यों बनना चाहते हो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं देखूँगा कि क्या-क्या आपके गोल्स हैं और आप क्यों बनना चाहते हो। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं।
जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।